अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुमीरा। आज हम डिप्रेशन के कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिप्रेशन के कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं। डिप्रेशन के जो कॉजेज़ हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, अर्ली इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनैलिटी, मेडिकल फैक्टर, ब्रेन फैक्टर कोई हो सकता है और साइकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। अगर किसी के पेशेंट में जो है वो डिप्रेशन हो तो बच्चों में जो है वो तकरीबन 30% जो है वो चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन मुंतकिल होने के। और मोनोजाइगोटिक जो जिन्हें हम जुड़वा बच्चे कहते हैं उनमें 5% चांस होता है डिप्रेशन का। तो ये जो है ये जेनेटिक पहलू हैं जिससे जो है वो डिप्रेशन हो सकता है। आगे हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं और जिसे हम ऑर्गेनिक पहलू भी कहते हैं। और इसमें ब्रेन के जो केमिकल्स जो होते हैं इनमें चेंजिंग आती है, उससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत से केमिकल जो होते हैं उनमें इम्पेयरमेंट होती है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा। और बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जैसे कि गले के अंदर थायराइड ग्लैंड्स होते हैं और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनमें कोई गदूद वग़ैरह बन जाए तो उससे भी है वो भी डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। बाज़-औक़ात औरतों में जो है वो बच्चों की जो है वो बर्थ के बाद जो है ये सिम्पटम शुरू हो जाती हैं। जैसे कि उनमें थोड़ी-सी मायूसी आ जाती है, तो उससे जो है वो डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। आगे हम सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर जो है इसमें पुअर सोशल सपोर्ट होती है और माशरती सपोर्ट बहुत कम होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो अपनी लाइफ में उनके स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोग जो है उनमें कोप करने की सलाहियत बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन जो है उनमें बढ़ सकता है। और इसकी वजह किसी अज़ीज़ जो है आपके रिलेटिव उसकी डेथ भी हो सकती है, कोई जॉब का स्ट्रेस भी हो सकता है। तो सोशल फैक्टर्स जो है इससे भी डिप्रेशन जो है वो हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं अर्ली इन्वायरमेंट। अर्ली इन्वायरमेंट जो होता है उसमें जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जो हैं वो नज़रअंदाज करते हैं, बच्चों की तरफ इनका इतनी उनकी तवज्जो नहीं होती और नॉन केयरिंग जो है वो एटीट्यूड होता है बच्चों के साथ वालिदैन का। और इसके अलावा ओवर प्रोटेक्ट करते अपने बच्चों को, उनको कोई काम नहीं करने देते, जिसकी वजह से जो है बच्चों में डिप्रेशन की वजह बन सकती है। इसके इसके अलावा जो है बच्चे जो है चाइल्डहुड अब्यूज़, जिसमें इमोशनल अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो बच्चों में किसी के साथ हो तो उसमें जो है अगर ये प्रॉब्लम अगर बच्चों में हो तो उससे जो है वो डिप्रेशन जो है वो अचानक बच्चों में बढ़ सकता है। इसके बाद हम पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। शख्सियत का पहलू क्या होता है कि चीज़ों को लेने की, स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत कैसी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें छोटी-छोटी कोई परेशानी आ जाती है तो वो उस परेशानी को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जो है पेश करते हैं। उस परेशानी को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो वो डिप्रेशन के इस सूरत में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है उसका शिकार हो जाते हैं। आगे मेडिकल फैक्टर है। मेडिकल जो फैक्टर है उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है इसका डिप्रेशन का। उसमें आपको एक वजह हो सकती है कि आपको नींद बहुत कम होती है जिसे इंसोम्निया कहते हैं। इसके अलावा एडीएचडी डिसऑर्डर भी हो सकता है। और वो कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनकी हिस्ट्री अगर लें तो उसमें पता चलता है कि वो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं ड्रग्स का, उससे भी जो है डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेन फैक्टर है, जैसे कि आपका फ्रंटल लोब है, उसमें जो है लेस एक्टिव जो है हो तो तब भी डिप्रेशन हो सकता है। आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उस पे बात करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो कोई भी इंसान जो है उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके अंदर जो है वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं। हर चीज़ में, हर इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिव वो महसूस करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा क्लास में बैठा है तो वो ये समझ रहा है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा,
मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे लोगों में डिप्रेशन बढ़ जाता है। आगे हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट पे जो है हम तीन अप्रोचेस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। और सबसे पहली अप्रोच जो है उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम मेडिकल तरीके से जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सेकंड जो है उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, जिसमें हम बातों के ज़रिए, डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड जो है उस वो थर्ड जो ईसीटी है, ईसीटी, वो इलेक्ट्रिक शॉक, उसमें पेशेंट जो है उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट अप्रोच जो है वो फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, उसमें हम मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिसिन में एसएसआरआई, एसएनआरआई मेडिसिन इस्तेमाल करके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकंड नंबर पे नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच है, जिसमें हम पेशेंट पे डिफरेंट थेरेपीज अप्लाई करते हैं। डिफरेंट थेरेपीज के ज़रिए पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, बगैर दवाई के, बगैर किसी मेडिसिन के पेशेंट को जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को केयर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूरी जो है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको क्या बीमारी है, इसकी सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना अरसा चलेगा। ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट को भी दी जाती है, और इसके अलावा पेशेंट की फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है कि इसका जो है पेशेंट का वो ट्रीटमेंट कितना अरसा चलेगा, इसको क्या क्या सिम्टम है। इसमें हम डिफरेंट जो है वो थेरेपीज यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पोर्टिव थेरेपीज है, फैमिली थेरेपीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है जो यूज़ करते हैं। और इसमें पेशेंट जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम इंटरपर्सनल थेरेपीज भी यूज़ करते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपीज में पेशेंट का रोल चेंज हो जाता है। जिस तरह वो अनमैरिड है, उस पे कोई बर्डन नहीं होता, उस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती इतनी ज़्यादा। टाइम के साथ साथ उसकी शादी हो जाती है, फैमिली, बच्चे, और अनमैरिड से वो मैरिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसका रोल चेंज हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, और उस जिसकी वजह से उसमें डिप्रेशन के सिम्टम आ सकती हैं। और इससे जो है वो उसकी जिससे जिससे जो है वो इंटरपर्सनल थेरेपी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। इंटरपर्सनल थेरेपीज के ज़रिए जो है वो आउटकम जो है वो अच्छा निकलता है। इसके अलावा हम पेशेंट को जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है रेगुलर वॉक करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है पेशेंट जो है वो डिप्रेशन से निकल आते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है जब दोनों थेरेपीज जो है वो काम नहीं करती, जिसमें फार्माकोलॉजिकल है मेडिसिन के ज़रिए, और नॉन फार्माकोलॉजिकल है डिफरेंट थेरेपीज जो है, उसके बाद भी पेशेंट जो है उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती, और तो उसके बाद हम एंड में जो है वो ईसीटी यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो पेशेंट को जब इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और पेशेंट को बताया जाता है कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप पे हमने जो है वो आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। और जब नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल की वजह से कोई फ़र्क पेशेंट में नहीं आता, उसके डिप्रेशन में, उसके बिहेवियर में, उसकी इमोशनल फीलिंग्स में, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, उसके बाद हम जो है वो एडवाइस करते हैं ईसीटी जो है वो सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। उसके बाद जो है इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो है वो कंडीशन होती है। माइल्ड और मॉडरेट जो है उसमें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं। ये दोनों अप्रोचेस जो है इसके यूज़ से जो है पेशेंट को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि जिस हिसाब से उस पेशेंट की कंडीशन होती है, उस हिसाब से हम उसे कहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो 6 से 9th मंथ चलेगा। और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें लगता है कि इनमें दोबारा डिप्रेशन के चांसेस पैदा हो रहे हैं, तो उन पेशेंट का जो हम ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 2 साल तक करते हैं।
ये था डिप्रेशन जो है उसके उसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। और लास्ट मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ कि अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें, अपने प्यारों से बहुत प्यार करें। फ़ी अमानिल्लाह।